Hello friends and welcome to Vyaspeed. Now we continue with the practical problems 2. Again these problems are taken from Dr. H.C. Malhotra and Dr. S.P. Gupta's Income Tax and Direct Taxes. Now this question number 1 of this lecture is topic Shri Gupta, who is employed as Mistri in a factory in Kanpur and is covered under Payment of Gratuity Act 1972, retires on 31st December 2018. 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 34 years of service, 34 साल की नौकरी के बाद. At the time of retirement, employer pays him a gratuity of 5,10,000 and the accumulated balance of recognized provident fund 2,40,000. अब हमें ये ध्यान रखना है, अब यहाँ ये याद होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो हमें पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है. तो ये हमें याद होगा कि जब 5 साल से ज्यादा, तो यहाँ तो 34 साल जॉब करी है उन्होंने, तो ये एग्जेम्प्ट होगा. He is also entitled to a pension of 7,500 per month. अब वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए, तो बट ऑब्वियस 1 जनवरी से उनकी पेंशन चालू हुई होगी. 1 जनवरी से पहले तक, मतलब 31 दिसंबर तक तो वो जॉब में थे, तो पेंशन तो मिलती नहीं है, पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी. He commuted his half pension. उसने अपनी आधी पेंशन कम्यूटेड करवा ली है, ये सबसे important point. And receive on 1st March 2019 the commuted value of pension amounted to 2,70,000. अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि 1 जनवरी से तो उनको मिलेगी फुल पेंशन, क्योंकि वो 1 दिसंबर को रिटायर हो गए. तो 1 जनवरी से तो उनको फुल पेंशन मिलेगी. कब तक? 28 फरवरी तक. 28 फरवरी तक उनको क्या मिलेगी? फुल पेंशन मिलेगी. और 1 मार्च के बाद उनकी पेंशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. हाफ क्यों हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने हाफ क्या करा दिया? कम्यूटेड कराया है. तो ये जब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे तब वहां समझेंगे, लेकिन अभी एक सिर्फ एक व्यू देने के लिए कि जब पेंशन जब कम्यूट करवा देता है, तो उसके बाद जब उसको कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है, तो उसके बाद से उसका जो भी पेंशन का अमाउंट होगा वो भी उतना ही कम हो जाएगा जितना उसने कम्यूट करवाया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 19 एंड 20. ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है हम देख लेते हैं एक बार. बेसिक सैलरी है, बेसिक पे दिया हुआ है अपन को. कितना है बेसिक पे? 1,89,000 अकॉर्डिंग टू 21,000 पर मंथ, 9 मंथ्स के लिए दे रखा है उसने. फिर डियरनेस अलाउंस 45,000 उसने दे रखा है. बोनस 4,000. अब डियरनेस अलाउंस ये अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना है. लेकिन यहाँ ऊपर वो कह रहा है कि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, क्योंकि वो ग्रेच्युटी एक्ट में क्या है? कवर्ड है, इसलिए जब ग्रेच्युटी निकालेंगे तो ऐड करेंगे. प्रोजेक्ट अलाउंस, अब आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट अलाउंस कैसा होता है, टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री होता है या पार्टली टैक्सेबल होता है. हाउस रेंट अलाउंस कितना होता है? टैक्सेबल होता है, पार्टली टैक्सेबल होता है. अगर पार्टली टैक्सेबल होता है तो कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होता है. एंड पेड रेंट 3,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स. अब उसने जॉब तो करी 9 महीने, 9 महीने के बाद रिटायर हो गया, लेकिन उसने रेंट दिया 12 महीने का. तो जब हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो हम 9 महीने का ही रेंट पे करेंगे, 9 महीने का ही रेंट लेंगे. क्यों? क्योंकि 9 महीने ही वो जॉब में रहा था, उसके बाद तो वो रिटायर हो गया था, तो एचआरए भी उसको 9 महीने का ही मिला होगा. एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 30,000. मतलब आपको ये भी याद होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री होता है. अगर टैक्स फ्री होता है तो कितना टैक्स फ्री होता है. तो ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. अब आप ये नहीं सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, इसका आपको कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में इसका कंसेप्ट है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं. तो हम पहले इसका फॉर्मेट बनाकर स्टार्टिंग से चीजें लिखना शुरू करेंगे. बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, जो जो हमारे लाइन में आती जाएगी हम उसको लिखते जाएंगे. जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लिख देंगे. जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम उसका वर्किंग नोट लगा के अलग से उसकी कैलकुलेशन करेंगे. चलते हैं आगे. तो
ये हमने क्वेश्चन ले लिया है, छोटा है लेकिन ठीक है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर वही, क्योंकि 1 जनवरी को रिटायर हो गया था तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की उसकी सैलरी 21,000 इंटू 9, 1,89,000। डीए, उसके बाद आ रहा है हमारा डीए। डीए कितना है? डीए है 45,000, वही 5,000 इंटू 9। बोनस 4,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ही इज गेटिंग बोनस ऑफ 4,000 पर मंथ। बोनस के बाद प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस 3,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोजेक्ट अलाउंस 3,000। फिर एचआरए। अब एचआरए कैसा होता है सोचिए, एचआरए कैसा होता है? एचआरए पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होता है और पार्टली टैक्स फ्री होता है। तो जितना टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, उसकी हम अभी कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट 1 में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, वो 100% टैक्सेबल होता है और उसकी सैलरी में जुड़ा होता है। उसको बाद में 80C में डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन एक बार जब इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन होती है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड होता है। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है और 12% से ज्यादा जो है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर 30,000 का कंट्रीब्यूशन किया था और 1,89,000 का 12% होता है 22,680। कैलकुलेटर पे निकाले आप, 1,89,000 का 12% वो आएगा 22,680। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ 30,000 का और 12% सैलरी आता है 22,680। तो जितना भी ज्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 12%। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट 2 में। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है। कम्यूटेड पेंशन मिली 2,70,000, एग्जेम्प्टेड पार्ट आएगा उसका, वो भी कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट 3 में और पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट 4 में। ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ के जो जो चीजें थी वो सारी हमने एक बार इस फॉर्मेट में लिख दी। अब जिन जिन का वर्किंग नोट लगा के हमें कैलकुलेशन करना है उसका हम लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एचआरए। याद होगा आपको एचआरए क्या होता है, याद करें। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी चीजें? एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी? बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन, अगर डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो। और यहाँ डीए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है। तो 1,89,000 हमारी सैलरी हो गई। रेंट पेड, उसने 3,000 पर मंथ का रेंट पे किया, ये रहा। लेना 12 महीने का नहीं लेना है, 12 महीने जॉब किया उसने पे, लेकिन क्योंकि वो जॉब में 9 महीने ही रहा था, उसके बाद तो रिटायर हो गया, तो एचआरए 9 महीने का मिला, तो रेंट भी 9 महीने का ही लिया जाएगा। तो एक्चुअल रिसीव्ड उसने किया 37,800, रेंट पेड किया उसने 27,000, ये रहा रेंट पेड 27,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी ये रही 1,89,000, 1,89,000 का 10% 18,900 माइनस किया तो आया 8,100 और 40% ऑफ सैलरी 1,89,000 का 40%, तो ये आएगा आपका 75,600। तो इन तीनों में से सबसे कम है 8,100। जितना भी एचआरए मिला है आपको, एक्चुअल रिसीव हुआ है 37,800, उसमें से 8,100 माइनस हो जाएगा, ये रहा ये, और ये कैलकुलेशन आ गई हमारी यहाँ पर। ये 8,100 हमारा क्या हो गया? एग्जेम्प्टेड हो गया। तो 29,700 इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। आगे चलते हैं। सेकंड वर्किंग नोट, ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी क्या क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? ग्रेच्युटी इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पेमेंट बाय ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड होता है, तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी उसकी? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी तो यहाँ दी हुई है हमें 21,000। तो 21,000 पिछले 10 महीने सेम थी, कोई इंक्रीमेंट है नहीं, कोई सैलरी ग्रेड गिवन नहीं है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी 21,000। डियरनेस अलाउंस 5,000, क्योंकि अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है,
सॉरी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई करता है, कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आता है, इसलिए डीए चाहे अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे नहीं हो, डीए हमें ऐड करना होगा। तो टोटल उसकी सैलरी आ गई 26,000। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी 26,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 34 और 5,10,000। एक्चुअल में रिसीव किया 5,10,000, मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा? 5,10,000। एग्जेम्प्टेड भी 5,10,000, मतलब टैक्सेबल निल। तो यहाँ पर देखें 5,10,000 हमारा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और 5,10,000 पूरा का पूरा जो रिसीव हुआ वो एग्जेम्प्ट हो गया। नाउ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अभी कैलकुलेट करते हैं। गुप्ता को ग्रेच्युटी भी मिलती है, तो जब ग्रेच्युटी मिलती है तब हमें कम्यूटेड पेंशन का पॉइंट याद होना चाहिए कि 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो पहले नॉर्मल पेंशन निकालते हैं। नॉर्मल पेंशन कैसे निकलेगी? नॉर्मल पेंशन निकलेगी जितना भी कम्यूटेड अमाउंट है उसको जितना कम्यूट करवाया उससे डिवाइड कर दो। कितना कम्यूट करवाया था? हाफ। ये लिखा है द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये रहा, ही कम्यूटेड इज हाफ पेंशन, ठीक है, और मिला कितना? 2,70,000। तो जितना मिला 2,70,000 डिवाइड बाय हाफ कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मल पेंशन आ गई हमारी 5,40,000। हमेशा जो डिडक्शन मिलेगा हमें, एग्जेम्पशन मिलेगा, वो इस नॉर्मल पेंशन का मिलेगा, और अगर इसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही होती तो कितना एग्जेम्प्ट होता? हाफ। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो गया 1,80,000। 5,40,000 का 1/3 1,80,000, तो 1,80,000 एग्जेम्प्ट होगा। साथ में ही अपन इसकी ये याद रख लेना, 1,80,000 एग्जेम्प्ट होगा कम्यूटेड पेंशन। पेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पेंशन, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था 31 दिसंबर को ये रिटायर हो गया और इसने मार्च में कम्यूट करवाई, तो फरवरी, जनवरी और फरवरी 2 महीने, जनवरी और फरवरी 2 महीने तो इसको फुल पेंशन मिलेगी, और 1 मार्च को इसने कम्यूट करवा दी, तो जितनी कम्यूट करवाई उतनी पेंशन उसकी कम हो जाएगी। तो अब 7,500 उसकी पूरी पेंशन थी और हाफ उसने कम्यूट करवाई है, तो 3,750 ही उसको मिलेगी। या अगर ये 1/3 करा था तो 7,500 का 1/3 हो जाता। तो टोटल उसकी पेंशन हो गई 18,750। अब यहाँ लिखते हैं कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट 1,80,000, 90,000 टैक्सेबल और पेंशन 18,750। अब अपन इन सबको क्या कर लेते हैं? इसको ऐड कर लेते हैं। इसको आप ऐड कर लो, तो इसकी टोटल होगी 3,86,770। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 मिलेगा, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 3,46,770। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है किसी पॉइंट में, किसी अमाउंट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और लेके आएंगे के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। उस क्वेश्चन में सारे ही सैलरी के पॉइंट्स, लगभग सारे पॉइंट्स एक बार आ जाएंगे, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लगभग सैलरी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।